अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्लीज आ रही है, आपकी आवाज आ रही ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम भी हो गया है, तो मैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ जिनका नाम है मिस्टर अब्दुर्रहमान, जो कि एक अपने करियर में बहुत क्या कहते हैं पोजीशंस पे काम कर चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है। उन्होंने ऑस्ट्रिक पाकिस्तान लिमिटेड में हेड ऑफ़ प्रोक्योरमेंट के तौर पे काम किया है और भी बहुत सारी जगहों पे टेलीकार्ट लिमिटेड में मैनेजर अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर के उस पे काम किया है। बहुत जगहों पे इनकी एक्सपर्टीज़ और इनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज हम उनसे सुनते हैं सप्लाई चेन के टॉपिक पर भी वो बात करेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के बारे में वो हमें बताएँगे कि हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अब्दुर्रहमान प्लीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। है। मैं हेलो। अपनी स्क्रीन शेयर प्लीज। जी मैं अपनी स्क्रीन जी, शेयर कर रहा जी। हूँ, प्लीज अगर आपको नजर आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। आपकी आवाज़ हेलो। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप बोलें, दोबारा बोलें। मैं कहता हूँ कि स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आए तो बताइएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। आई थिंक वो इशू हो रहा है मेरे साथ शेयरिंग स्क्रीन का। अगर आपको मैंने इसीलिए प्रेजेंटेशन भेजी थी, आप प्लीज शेयर कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ब्रीफली तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है आपके साथ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मेरी क्वालिफिकेशन इज फ्रॉम फाइनेंस। आई हैव डन माय कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बैक इन 1995. So I'm an associate member of cost management accountant. Initially started with my career of course, in finance with Bristol Myers Squibb, and then later on moved to Reckitt and Benckiser, then Coca-Cola Pakistan Limited, then Telecard Limited, then Merck Pakistan Limited, and then finally in Sanofi, which is now renamed as Hutch Pakistan Limited. Sanofi was a French company who have disinvested from Pakistan and have sold to the local affiliate here in Pakistan. स्टार्ट मेरा करियर का फाइनेंस से हुआ था फ्रॉम 1995 टिल 2004। डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया। टेलीकार्ट में मैं हेड ऑफ अकाउंट्स था, फाइनेंशियल एनालिसिस मैंने किया है बहुत ज्यादा। एंड देन 2004 में मुझे मौका मिला टू मूव इनटू सप्लाई चेन व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर मर्क पाकिस्तान लिमिटेड, सो जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी. So I decided to take this opportunity and work for them as a corporate planning manager. Initially, तो मैंने भी उनको फाइनेंस में ही ज्वाइन किया था as a corporate affairs manager, looking after their taxation issues, budget, leasing, different. But ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे ऑफर की पोजीशन इन सप्लाई चेन which I accepted. उसके बाद से 2004 के बाद से आई एम इन सप्लाई चेन. I've done production planning, inventory controls, floor planning, कैपेसिटी वैल्यूएशंस वगैरह, उनके एस्टिमेशन, और फाइनली इन प्रोक्योरमेंट के अंदर हुआ और काफी अच्छे से प्रोक्योरमेंट हुआ देख रहा हूँ, जिसके अंदर इंपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है. अच्छा, इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं सप्लाई चेन के ऊपर, आई वांटेड टू अपोलोजाइज एवरीबॉडी इंक्लूडिंग नुमान साहब के लास्ट टाइम मैंने ये सेशन लेना था, लेकिन बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज मैं ये ले नहीं सका. आई वाज समवेयर एल्स एंड कुड नॉट जॉइन द सेशन. तो आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सप्लाई चेन पे देना चाहूंगा, ताकि आपको एक छोटा ओवरऑल कुछ व्यू मिल सके कि सप्लाई चेन होता क्या है. वैसे तो सप्लाई चेन एक समंदर है, और आजकल खास तौर के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनका सप्लाई चेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. और सप्लाई चेन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता. ऑफ कोर्स सप्लाई चेन कैन बी फिट इनटू एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. लाइक आप फूड पांडा को कह सकते हैं, वो भी एक सप्लाई चेन का हिस्सा है जो कि लॉजिस्टिक्स पार्ट्स को देखता है. तो इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन के अंदर अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, पूछूं बल्कि आपसे कि अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे प्लीज. आप इसको शो बना लीजिएगा, इसका शो बना लें, तो ये आपको ज्यादा सही चलेगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सप्लाई चेन है क्या, तो आप में से कोई भी मुझे एक दो वर्ड्स में डिफाइन कर दे कि व्हाट इज सप्लाई चेन. एनीबॉडी?
अच्छा, आई गेस या मेरी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन गायब हो गई थी। आप में से कोई बता सकेगा मुझे सप्लाई चेन क्या है? आई एम सॉरी, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गई है या फिर स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, रीज्वाइन कर लीजिए। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? जी मैं कर रहा हूँ दोबारा। जी, तो सप्लाई चेन नॉर्मली होता ये है कि जब मैंने काफी सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर विजिटिंग फैकल्टी भी पढ़ाया है बच्चों को सप्लाई चेन के अंदर। तो नॉर्मली नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, इवन इवन द फैकल्टी विद इन द यूनिवर्सिटी, उनका ख्याल होता है कि जी जो लॉजिस्टिक जो सप्लाई चेन है, इट्स अ लॉजिस्टिक। आपने अपना एक सामान बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल, बाय गाड़ी या लॉरी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इन लॉजिस्टिक्स supply chain management, which is not actually the case. So logistics is only a part of supply chain management. Supply chain एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जिसको मिला के आप एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलें प्लीज। अच्छा, अब मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि सप्लाई चेन स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पार्ट्स जो आपके फैक्ट्री के अंदर आते हैं, उन फैक्ट्री पार्ट्स को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू अ बेसिक प्रोडक्ट, एंड देन फाइनली एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं। इस इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस बाहर से भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपके सप्लायर्स होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह या पैकेजिंग मटेरियल्स आपको सप्लाई कर रहे होते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, आपके प्लांट एंड मशीनरी होती है, आपका लेबर होती है, आपके फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर होलसेलर्स के थ्रू बहुत सारे बिजनेस सेल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, एंड फाइनली रिटेलर के अंदर। तो ये एंटायर जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब ये साइड में जो लिखा है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो जाएगी और वो इंडिविजुअल प्रोसेसेस के अंदर हम नहीं जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलें तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो अगले जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जब आप सप्लाई चेन का प्रोसेस को या कॉन्सेप्ट को इनिशिएट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि जी आपने किसी बिजनेस में एंटर होना है, तो आपका मार्केट एनालिसिस सर्वे बहुत जरूरी है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं, किस चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड नहीं है, आप कितना मार्केट शेयर उसके अंदर से कैप्चर कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटीज क्या है, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, किस एज ग्रुप में, किस सोशल सर्कल के अंदर क्या ज्यादा डिमांड है। उसको एनालिसिस करने के बाद आप एक फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर एक मार्केट के अंदर एक बहुत कोई एक फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक एक बहुत बड़ी मार्केट है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आप अगर अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो व्हाट डू यू फोरकास्ट कि आप कितना मार्केट शेयर ले पाएंगे। और ऑफ कोर्स उसके पीछे पूरा डिटेल एनालिसिस होता है। उसके बाद आप उस फोरकास्ट के बेसिस पे करते हैं आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनते हैं। अब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर अगर आप चले जाएं तो ये भी एक समंदर है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एक होती कैसे है। जब आप हम इतने डिटेल प्रोसेस में नहीं जा रहे, आई एम ओनली टेलिंग यू द हेड्स ऑफ एक्टिविटी के उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। और प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद आप अपनी मटेरियल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको जाहिर है प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे, उनके अपने लीड टाइम्स वगैरह होंगे, तो आप मटेरियल प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शन अपनी परचेजिंग और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, एंड देन जब आपका मटेरियल अवेलेबल हो जाता है वेयर हाउस के अंदर, तो आपकी प्रोडक्शन फ्लोर कंट्रोल के ऊपर प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, और उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन होने के बाद आपका माल वेयर हाउस में आता है और फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट होकर जो भी उसका अल्टीमेट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू, होलसेलर के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिटेलर्स के थ्रू आपके पास चला जाता है। इस पूरी सारी एक्टिविटीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी लीन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
किसी भी प्रोसेस को आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% ऑप्टिमाइज्ड है। वक्त के साथ, जरूरत के साथ, मार्केट चेंजेस के साथ, इनोवेशन के साथ, इन सारे प्रोसेस के अंदर आपको मुसलसल एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। आप उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, आप उसको ऑटोमेट करते रहते हैं और फिर अपनी कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा इफेक्टिव आप अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी मार्केट कैप्चर आप कर सकते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं। अगेन स्ट्रेटजीज में जाएंगे तो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, क्योंकि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो इट्स अ 2 years प्रोग्राम एंड मे बी 3 years प्रोग्राम इन सब यूनिवर्सिटीज। तो उस डिटेल समंदर में जाने से पहले अगर आपका इंटरेस्ट है किसी का केस में आप मास्टर्स करें, तो उसका आपका ब्रीफ हेडलाइन समझनी जरूरी है कि एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम चलें, ये आपको ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको सारी एक्टिविटीज बता दी, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इन सारे प्रोसेसेस को आपने इंटीग्रेट करना होता है। अब इंटीग्रेट कैसे करना होता है, इसके अंदर एक कोहेरेंस होनी चाहिए, आपके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, आपका ईआरपी सिस्टम्स होने चाहिए, ऑटोमेशन होनी चाहिए कि जितना इफेक्टिवली आपका ये पूरा सिस्टम काम करेगा और आप अपने इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं जितनी जल्दी, जितने इफेक्टिवली, एट द राइट प्राइस, एट द राइट टाइम एंड द राइट प्रोडक्ट। तो वो आपकी जीत होती है आपके सप्लाई चेन सिस्टम की, कि आप कितनी जल्दी उसको प्रोड्यूस करके एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको किताबों में मिलेगी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है, इसकी एक दूसरी भी एक डेफिनेशन होती है कि जी एक नेटवर्क होता है पूरा जो आपका फैला हुआ होता है, जिसके अंदर आपके एक्सटर्नल सप्लायर्स होते हैं, आपके सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, आपकी लॉजिस्टिक्स होती है, और फिर आपके एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं जिनके थ्रू आप सेल कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच रहा होता है। अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जी एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल जो आपके आपके प्रेमिसेस में एंटर होता है, वहां से लेकर अल्टीमेट कस्टमर तक अवेलेबिलिटी तक जो भी कुछ इन्वॉल्व है वो सब आपका सप्लाई चेन है। अच्छा, आजकल के जमाने में कंपटीशन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू में नहीं होता। आपका कंपटीशन होता है कि आपकी सप्लाई चेन कितनी इफेक्टिवली और कितने ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर रही है, आप कितनी जल्दी मार्केट के अंदर पहुंच के कैप्चर कर सकते हैं और राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन आजकल एक बहुत हॉट सब्जेक्ट है। नॉट ओनली अभी मैंने जब 2004 के अंदर ज्वाइन किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन में कोई मास्टर्स नहीं होता था, कोई एमबीए नहीं होता था। लोग शॉर्ट कोर्सेज करते थे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन के अंदर या प्रोक्योरमेंट के अंदर आके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते और उसके अंदर काम करते थे। मैं भी उन्हीं में से एक में हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, दो आई एम फ्रॉम फाइनेंस, मैंने इसके अंदर काम किया और फिर अब काफी अच्छे से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सप्लाई चेन का जो एक प्लस पॉइंट है आपके पर्सनल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग भी मौजूद हैं, अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं, अगर मैं फाइनेंस से इसको कंपेयर करूं, जैसे मैं फाइनेंस का प्रोफेशनल था तो मेरी जो लाइफ थी शुरू के 7-8 साल वो एक कमरा, एक लैपटॉप, एक कैलकुल पे शुरू होती थी और उसी पे खत्म होती थी। और चंद थोड़े बहुत लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे जानते थे, मे बी वेरी फ्यू अकाउंटेबल पीपल हु न्यू मी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बट सप्लाई चेन के अंदर पूरी दुनिया आपको जानती है और आप पूरी दुनिया को जानते हैं, बिकॉज आपका इंटरेक्शन इंटरनेशनल सप्लायर्स, इंटरनेशल लॉजिस्टिक्स कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, मतलब हर लेवल के अंदर आपका जो है वो इंटरेक्शन होता है और लोगों से आपका ताल्लुक रहता है। और डिसाइड्स अगर आप अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा उससे लेके जी आपकी फील्ड और इंटरेस्ट, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, you get to travel a lot in supply chain, जो कि फाइनेंस वाले को शायद अपनी जिंदगी में चंद मौके मिलते हो, बट सप्लाई चेन में आपकी आधी जिंदगी ट्रैवलिंग में गुजर जाती है। मैंने अपनी करियर में मास्टर्स करने की कोशिश की थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और आफ्टर इन्वेस्टिंग एटलीस्ट अ ईयर मे बी अ लिटिल मोर, मैंने वो एमबीए बीच में छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि मेरी इतनी ह्यूज ट्रैवलिंग होती थी कि मेरे एग्जाम्स मिस हो जाते थे। और फिर मैंने सोचा कि जी मैं इतना पैसा ज़ाया कर रहा हूँ अपनी इस मास्टर्स के अंदर, लेट्स गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फॉरगेट अबाउट एमबीए, वरना अदरवाइज मैं शायद उसके बाद भी कई साल तक एमबीए ना कर पाता। सो
if you're willing to take this as a career, I think this is the right time for you, especially young people who are just very new in their career and trying to find out which is the right field for them. I think supply chain is the in thing in Pakistan, and not in only in Pakistan, even outside Pakistan. You have a beautiful career in this field, supply chain management के अंदर मास्टर्स भी हो रहे हैं, MBS भी हो रहे हैं, और बहुत सारी शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं. बाहर से आपकी इंटरनेशनल डिग्रीज हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जिसको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, उनको एग्जाम्स देके उनको एग्जाम्स देके आप बेसिकली आप एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल बन सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन. अगर हम नेक्स्ट शीट पे चलें, नहीं ये तो वो पुरानी वाली वापस आ गई. ओके, मैंने आपको बताया था कि जी आपकी जो स्टार्ट जितनी भी एक्टिविटीज मैंने आपको दिखाई उनको अगर हम ब्रीफली मैं आपसे शेयर करूंगा जी उन सारी एक्टिविटीज के अंदर क्या चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है. तो आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जी एक्टिविटीज जो आपकी है कि उसमें कस्टमर की जो फोरकास्टिंग है, यानी फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उसके अंदर. अगर आपकी फोरकास्ट गलत है, इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग गलत है, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट गलत है, आपकी जो कॉस्टिंग है, आपके जो फंड्स हैं वो सारे उसके अंदर स्टक अप हो सकते हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया कि जी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होती है, प्रोक्योरमेंट सप्लायर की मैं आपको पहले बता चुका हूँ. एंड देन इसके अंदर एक और एस्पेक्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल का, जो मैंने आपको पिछली एक्टिविटीज बताई उसके अंदर विद इन प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. क्योंकि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हैं अगर वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में पूरी नहीं उतरती तो भी आप मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन को नहीं ले सकते. आपके क्रेडिट कैश ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन सिस्टम्स, आपकी कैश मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. आपकी प्रोडक्शन कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, आपकी कैपेसिटीज कितनी ज्यादा वेल कैलकुलेटेड है, आपकी मशीनें कितनी वेल मेंटेन्ड है, ये सब चीजें आपको काउंट करती हैं. आपकी वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं. इसके अंदर आपके फाइनेंसेस, अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि आपके जो फाइनेंसेस सर्कुलेट कर रहे हैं, आप अपने रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उनका टर्नओवर टाइम आप सप्लायर्स को कितने अर्से में पे कर रहे हैं, और जो आप सेल कर रहे हैं उसके रिसीवेबल्स आपको कितने दिन में रिकवर हो रहे हैं. ये एक कैश साइकिल होती है जो कि आपके पूरे इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज और फ्लूइड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड देन ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, अब विद इन दीज एक्टिविटीज जो वेरिएबल्स जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैंने कोशिश की है कि इन एक्टिविटीज को जितना ब्रीफली आपको बता सकूं, आपको एक आइडिया हो सके ताकि आपको ये पता चल सके कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हम अगली शीट पे अगर चलें, तो पहला चीज मैंने आपको बताई कि जी आपका फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. फोरकास्टिंग कैसे हो? एट द राइट लेवल. अब राइट लेवल से क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं गाड़ियां, आपकी गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री है, तो आपको ये तो पता है कि 800 सीसी गाड़ी की जो है वो डिमांड है. अब 800 मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 800 सीसी की डिमांड है, तो 800 सीसी के अंदर डिमांड के अंदर अगर आप और एग्रीगेट करते चले जाएं, उसको नीचे चलते चले जाएं, तो टोटल मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, उसमें आप अपना कितना मार्केट शेयर ले सकते हैं. एंड विद इन दैट 800 कैटेगरी उसमें ऑटोमेटिक डिमांड ज्यादा है या मैनुअल की डिमांड ज्यादा है. अब अगर आप उस लेवल पे चले जाते हैं, उसके नीचे भी जाते हैं, तो किस कलर की ज्यादा डिमांड है, व्हाइट कलर ज्यादा बिक रहा है, ब्लैक कलर ज्यादा बिक रहा है, आप उस लेवल पे अपनी फोरकास्टिंग को ब्रेक करते हैं ताकि एज फार एज अगर मार्केट में डिमांड इस वक्त व्हाइट कार की है और आपने ब्लैक प्रोड्यूस कर दी, जो कि इस वक्त आप अगर अपने शहर कराची में भी देखें तो आपको ब्लैक गाड़ियां इतनी नजर नहीं आती जितनी आपको दूसरे डिफरेंट कलर्स, ग्रे कलर्स की नजर आ रही होती हैं, या कुछ इवन रेड कलर, ये शार्प कलर्स आपको नजर नहीं आ रहे होते. अगर आपने शार्प कलर्स प्रोड्यूस कर दिया और आपको मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आपकी इन्वेंट्री गई, आपका पैसा गया. तो फोरकास्टिंग जो है वो आपके राइट लेवल पे जाके आपकी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आपकी जो मार्केट शेयर है उसके मुताबिक आपकी जितनी एक्यूरेट हो सके उसको करना चाहिए. ऑल्दो फोरकास्ट इज नेवर नेवर एवर 100% करेक्ट, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेरिएशन. हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल में गुजारा है, 70% accuracy in forecast is considered as a very good forecasting. This means 30% का वेरिएशन फिर भी रहता है. तो अब वो हर इंडस्ट्री पे वेरी करता है कि जी आप उसको कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है वो बेसिकली उसकी एक्यूरेसी को अच्छा समझा जाता है. देन डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है.
इन्वॉल्व द राइट पीपल। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया जिसने पूरे पाकिस्तान की मार्केट का सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम था फ्रेंचाइज मैनेजमेंट, जो जो बेसिकली फ्रेंचाइज मैनेजमेंट करती थी। आप में बहुत सारे लोग शायद उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सारे बाहर के, यूएस के और बाहर के फ्रेंचाइजेस लाके इंट्रोड्यूस किए, और वो इतने ज्यादा प्रीमियम प्राइस्ड फ्रेंचाइजेस थे कि वो एक साल के अंदर अंदर सारे फ्रेंचाइजेस बंद हो गए। और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, क्लिफ्टन के अंदर, सबसे पॉश एरिया के अंदर भी वो नहीं चल पाए बिकॉज दे वर सो एक्सपेंसिव दैट नोबडी कुड अफोर्ड देम। अब उसके अंदर फूड चेन्स भी थी, उसके अंदर प्रिंट प्रिंट सर्विसेज भी थी, उसके अंदर गिफ्ट शॉप्स भी थी। देयर वर टोटल 11 फ्रेंचाइजेस। सो उस सारे के सारे फ्रेंचाइजेस खत्म हो गए। उसकी रीजन क्या थी? जब वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनली बिक गई, उसको लोकल किसी और ने खरीदा और नाउ वो अपने फ्रेंचाइजेस उसके अंडर अम्ब्रेला के अंदर रन कर रहे हैं। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने जो मार्केट के अंदर फोरकास्टिंग करवाई थी या जो मार्केट असेसमेंट करवाई थी, उनको सही लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया था। वो सारे पाकिस्तानी तो थे, लेकिन वो सारे पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तान में जिंदगी नहीं गुजारी। दे वर ऑल फ्रॉम इंग्लैंड एंड यूएस। वहीं पे क्वालिफिकेशंस ली, वहीं पढ़ते थे और वहीं रहते थे। उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पे पाकिस्तानी लोगों को भी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो यहाँ रहे। बिजनेस प्लान फ्लॉप हुआ एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई और वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान छोड़ के चली गई अपना बिजनेस बेच के। सो इन्वॉल्विंग द राइट पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रिव्यू जो है फोरकास्ट बाय एक्सेप्शन, जिसको मैं बेसिकली बता चुका हूँ ऑलरेडी कि फोरकास्ट बाय एक्सेप्शन क्या होती है कि जी एट द राइट लेवल डिमांड, कि आपको क्या राइट थिंग है जिसको आप प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में डिमांड होगी, वरना अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चलेगी। और आपकी फोरकास्ट एक्यूरेसी कितनी कितनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी आप कैसे कर सकते हैं? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। आप अपनी जो फोरकास्टिंग थी उस फोरकास्टिंग को एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने फोरकास्ट किया था वो कितना एक्यूरेट था। आपकी इन्वेंट्री लेवल्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपकी फोरकास्टिंग पे। अगर आपकी फोरकास्ट ज्यादा की और कम बेचा तो आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो कहा वो बेचा नहीं। और इसी तरीके से आपने अगर कम फोरकास्ट किया और ज्यादा बेचना शुरू किया तो आपकी इन्वेंट्री के स्टॉक आउट्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपकी मशीन ऑक्यूपेंसी होती है जिसके ऊपर आप कैपेसिटी प्लानिंग करके अपने प्रोडक्ट को लोड करते हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी आउट हो जाएगी। अगर आप कम फोकस करेंगे तो वो आइडल पड़ी रहेंगी, आइडल पड़ी रहेंगी तो आपके ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे, ओवरहेड्स बढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। आपकी वेयरहाउस की ऑक्यूपेंसी के ऊपर असर आएगा, या तो आपके ओवरहाउस ओवरलोडेड भरे रहेंगे या फिर वो खाली हो जाएंगे, जो कि आपका अगेन ओवरहेड्स को, जिनकी ऑक्यूपेंसी कम होगी तो आपके ओवरहेड्स, आपके जो इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी। इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप वेयरहाउस के बिजली का बिल पे कर रहे हैं, अगर आपकी ऑक्यूपेंसी 25% चल रही है तो वो सारा लोड आपके उन प्रोडक्ट्स पे जाएगा जो कि वहाँ 25% है। फिर आपको अगर 70-80% ऑक्यूपाई करके चलते हैं तो उसकी स्प्लिट हो जाती है कॉस्ट ओवर द इन्वेंट्री मटीरियल्स। इसी तरीके से इंश्योरेंसेज होते हैं, कई सारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती हैं आपकी जिनको आप लेके साथ चल रहे होते हैं। तो हर चीज को डाउन लेवल पे आपको ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ता है। आपकी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होती है, कब प्रोडक्ट कब बनी है, किस टाइम बनी है, किस मशीन पे बनी है, इनकी शेड्यूलिंग आपकी सारी आउट हो जाती है, स्टॉक आउट्स हो जाते हैं, मटेरियल की शॉर्टेजेस जो आपको पहले बता चुका हूँ। तो फोरकास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए आप उसके अंदर किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को जितना इफेक्टिव बनाए, क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपकी सप्लाई चेन एक्शंस डिराइव करती है, यानी इसके बेसिस पे सारे आगे जो आपके एक्टिविटीज हैं वो प्लान होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब जब आपकी फोरकास्टिंग हो गई तो आपकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करता है? वो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपकी लेबर है, आपकी मशीन्स है, आपकी कैपेसिटी प्लानिंग है, उन सब के ऊपर आपकी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ड्राइव करके चल रही होती है कि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ऐसा भी ना हो कि जी आपकी लेबर जो है ओवर टाइम कर रही है और ओवर टाइम के अंदर आपके एक्स्ट्रा शिफ्ट्स की एक्स्ट्रा 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 आपकी जो कॉस्ट है वो पड़ रही है आपको लेबर की। और ऐसा भी ना हो कि आपकी जो लेबर है वो आइडल बैठी है, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो आपको एक बेस्ट रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है, सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो। शॉप फ्लोर प्लानिंग, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। शॉप फ्लोर प्लानिंग होती क्या है? शॉप फ्लोर प्लानिंग ऐसी होती है कि जी आपने कहा कि जी इस महीने हमें 10 गाड़ियां प्रोड्यूस करनी है। वो 10 गाड़ियां प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी गाड़ी किस वक्त प्रोडक्शन फ्लोर पे आएगी, उसकी मतलब उसके भी स्टेजेस होते हैं ना। मिसाल के तौर पे पहले आपका चेसेस होता है उसका,
वो असेंबल होता है, फिर इंजन असेंबल होता है, फिर उसकी बॉडी असेंबल होती है, देन फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी उसके प्रोसेस होते हैं मुझे पता नहीं है, जस्ट कैसे गए। तो किस वक्त किस स्टेज पे कौन सी गाड़ी होगी, किस दिन होगी, किस टाइम पे होगी, उसके पीछे कौन सी गाड़ी आएगी, कौन से कलर को हम प्रोडक्शन पे फिनिश कर रहे होंगे, इसकी पूरी एक फ्लोर प्लानिंग होती है, दिन के साथ, टाइम के साथ, इवन आवरली बेसिस के ऊपर कि ये कितने घंटे में ये काम कंप्लीट होगा, अगले स्टेज पे जाएगा। तो पीछे पीछे आपकी जो अवेलेबिलिटी है दूसरी गाड़ी की वो रेडी होनी चाहिए, और जो आपके पार्ट्स वगैरह हैं वो मैंने आपको पहले कह दिया, मटेरियल वगैरह पहले से अवेलेबल होने चाहिए। इसको कहते हैं आपकी शॉप फ्लोर प्लानिंग। आपके आपकी जो फिनिश गुड्स हैं वो राइट टाइम पे अवेलेबल हो, आपकी फोरकास्टिंग थी, अगर आप जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर आपने देखा होगा गाड़ियों की इन्वेंट्रीज नहीं होती। अगर आप जैसे गाड़ी बहुत से लोग बुक करवाते होंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आपको 3 महीने का टाइम देते हैं कि जी आपकी गाड़ी 3 महीने बाद, 1 महीने बाद डिलीवर होगी। इवन कभी कभार तो 6 महीने तक डिलीवरी नहीं होती। तो वो उसकी कमिटमेंट होता ही है, कैपेसिटी की स्ट्रेंथ है, वो कैपेसिटी को देखते हुए आपके प्लानिंग करते हैं कि जी आपकी गाड़ी 3 महीने बाद तैयार होगी, तो वो 3 महीने बाद तैयार होनी चाहिए, बिकॉज पीपल हैव पेड यू इन एडवांस कि जी आपका जब वो अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको राइट टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। देन अदरवाइज आपके फिर वो बात आ जाती है कि प्रोडक्ट की, आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रोडक्ट की वो अलग चीज है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश गुड एट द राइट टाइम, द राइट प्राइस एंड द राइट क्वालिटी, कि उसके पैसे भी करेक्ट हो, उसकी क्वालिटी भी वैसी हो जैसे कि मार्केट में चल रहा है, और आप कंपेरेटिव हो बल्कि बेहतर हो आपकी कॉम्पिटिशन से। एमपीएस और एमआरपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रोडक्शन प्लानिंग की है, प्रोडक्शन प्लानिंग की कि जी हमें 100 गाड़ियां प्रोड्यूस करनी है, उन 100 गाड़ियों के अंदर आपने एक टोटल प्लानिंग होती है कि जी आपने टोटल की एग्रीगेट 100 गाड़ियां प्रोड्यूस करनी है, तो उन 100 गाड़ियों को बनाने के लिए आपको एक एक इंडिविजुअल उस महीने के अंदर किस महीने किस दिन कौन सी गाड़ी बनेगी, ये महीने के बेसिस के ऊपर आपकी प्लानिंग हो रही थी। एमपीएस मंथली बेसिस पे बनता है। इस महीने 100 गाड़ियां बननी है, तो हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्रीज कितनी पड़ी हुई है, कितनी क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए, कितनी डिमांड है, उसको देखते हुए आपका एमपीएस प्लान होता है। एमपीएस के बेसिस के ऊपर शॉप फ्लोर प्लानिंग होती है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब जब आपने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बना लिया, तो वो फिर डिसाइड करता है कि आपको उस चीज को बनाने के लिए, कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे गाड़ियों की हम एग्जांपल ले रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स चाहिए, वो आपका एमआरपी डिफाइन करता है। अब आपकी जो एक गाड़ी है उसका एक पूरा बिल ऑफ मटेरियल होता है। मिसाल के तौर पर आपके घर में कोरमा बनता है, कोरमा आप खवा रहे होते हैं, आपको सिर्फ ये पता होता है कोरमा, उस कोरमे में कितने आइटम डले हैं, कौन कौन सी मिर्चें डली हैं, कितने धनिया मिर्च किस प्रोपोर्शन में डला है, और उसके अंदर घी कितना डला है, और गोश्त कितना डला है, तो इसका एक प्रोपोर्शन होता है, उसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। खानों में इसको रेसिपी कहते हैं, बट व्हेन यू कम टू द इंडस्ट्री इट्स कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। तो एक गाड़ी बनाने के लिए आपके बीओएम डिफाइंड होते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट, यानी इवन स्क्रू, छोटे से छोटा स्क्रू, कोई एक चीज उसके अंदर मिस नहीं हो सकती। कि एक गाड़ी को बनाने के लिए अगर 50,000 स्क्रू चाहिए, तो 50,000 स्क्रू उस बिल ऑफ मटेरियल में मौजूद होंगे। उसको जब आप एक्सप्लोड करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल को, उसको एक्सप्लोजन कहते हैं, तो वो उस पूरी प्रोडक्शन शेड्यूल को ब्रेक करता है इनटू रॉ मटेरियल्स, कि इस 100 गाड़ी को बनाने के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होता, आपने कहा कि जी मुझे मई के महीने में 100 गाड़ियां बनानी है, तो आपने कहा कि जी 100 गाड़ियां बनाने के लिए मुझे ये चाहिए, तो अब आपके ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी आपने कहा और मटेरियल आ गया। अब एमआरपी आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर जो आपको ये 100 गाड़ियां बनानी है, आपकी कितनी इन्वेंट्रीज मौजूद है इस वक्त, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, जिसको बनाने के लिए आप मई के अंदर ये 100 गाड़ियां बनाने के लिए ये मौजूद है, ये शॉर्ट है। तो उस 100 गाड़ी को बनाने के लिए फिर आपकी ऑफ कोर्स प्रोडक्शन, आपकी प्रोक्योरमेंट वगैरह एक्टिव होती है कि जी बिफोर द मंथ ऑफ मे स्टार्ट्स एवरी रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल शुड बी अवेलेबल इन द वेयरहाउस, फाइनली अप्रूव्ड फ्रॉम द क्वालिटी पीपल टू गो फॉर द प्रोडक्शन फ्लोर। अगर आपकी ये चीजें प्लान नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। अच्छा, अब एमआरपी के अंदर सब चीजें, आपके पैरामीटर्स वेल डिफाइंड होते हैं। आपके लीड टाइम्स, एक आइटम 10 दिन में आ रहा है, 30 दिन में आ रहा है, 60 दिन में आ रहा है, 90 दिन में आ रहा है, इवन 120 दिन के भी लीड टाइम्स होते हैं। तो आपके इसी तरीके से आपकी सारी डिलीवरीज शेड्यूल्ड होती है। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि जी हमें तो मई के महीने में गाड़ी बनानी है, तो जो चीज 120 दिन पहले आ रही है तो उसका तो हमें अभी पता चला है, तो हम 120 दिन बाद प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता।
होता ये है कि जब आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं तो इट इज ऑलवेज फॉर द 6 रोलिंग मंथ्स, 6 महीने की प्लानिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मिनिमम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 9 महीने की प्लानिंग भी करती है। और उसी तरीके से आपके मटेरियल्स की प्लानिंग भी 6 महीने की होती है। मिसाल आज आपने बैठ के कहा इस अप्रैल के महीने में कि मई टिल नवंबर आपको कितना कितना प्रोड्यूस करना है, एंड बेस्ड ऑन द रोलिंग फोरकास्ट जो आपके पास आपके प्लानर्स ने दी हुई होती है, मार्केटिंग वालों ने दी होती है कि ये फोरकास्ट है हमारे अगले 6 महीने की। उस 6 महीने का एमपीएस बनता है, उस 6 महीने के हिसाब से एमआरपी बनती है, और एमआरपी आपको बताती है कि ये रॉ मटेरियल जो आपको बेसिकली मई में चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो आपको उसने बताया होगा, अगर उसका 90 दिन का लीड टाइम है तो उसने आपको जनवरी में बताया होगा कि फरवरी में इसका ऑर्डर प्लेस कर दें, वरना अदरवाइज आप मई के अंदर इस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली आपका जो मई की जो रिक्विजिशंस हैं, परचेज रिक्विजिशंस हैं, वो फरवरी में जनरेट हो चुकी होंगी, या अपने लीड टाइम के हिसाब से अगर 1 महीने का लीड टाइम है तो वो भी मार्च में फिर वो बेसिकली आपकी जो रिक्विजिशन है वो जनरेट हो चुकी होंगी। तो ये पूरा एक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो आपको बता रहा होता है कि कौन सा रॉ मटेरियल कब प्लेस करें ऑर्डर, तो वो अपने राइट टाइम पे अवेलेबल होगा वेयर हाउस में प्रोडक्शन के लिए। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन वंस यू आर इन द फील्ड तो ये फिर ये क्योंकि आप मैन्युअली कुछ नहीं कर रहे होते हैं, इट्स ऑल एन ईआरपी रन, आपका एंटरप्राइज होता है जो इन सब चीजों को रन कर रहा है। ऑफ कोर्स उसको चलाने वाले आपके बंदे ही होते हैं, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करना हमारी जिम्मेदारी होती है। एलोकेशन ऑफ मैन पावर मैं आपको बता चुका हूँ कि किसको बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए, कब चाहिए, ओवर टाइम चाहिए, नहीं चाहिए, डबल शिफ्ट चाहिए, ट्रिपल शिफ्ट चाहिए, ये सब प्लानिंग्स होती है, शिफ्ट्स की प्लानिंग होती है। चेंज ओवर टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको मिसाल के तौर पे प्रोसेस इंडस्ट्री ले लें, मिसाल के मैं गाड़ियों की से हट जाता हूँ क्योंकि वो एक प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप एक दवाई बना रहे हैं, आप उसी मशीन के ऊपर जब दूसरी दवाई बनाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रोडक्ट हटी और आपने उसी मशीन के ऊपर जो है वो दूसरी दवाई बनानी शुरू कर दी। वो आपके जीएपी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो मशीन पूरी सफाई होती है, खुलती है, उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसके बाद स्टेरलाइज होती है, उसके बाद वो रेडी होती है किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए। तो आपका वो चेंज ओवर टाइम जितना क्विक होगा, जितना शॉर्ट होगा, उतनी क्विक आपकी प्रोडक्शन होगी और उतना ऑप्टिमाइज आपका सप्लाई चेन का प्रोसेस होगा। मशीन ब्रेकडाउन के लिए आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आपकी मशीन चलते चलते ब्रेक हो गई, दिस मींस द होल प्रोसेस स्टॉप्स। एक गाड़ी आपकी रुक गई किसी भी स्टेज के ऊपर, से एट द इंजन एंड स्टेज फॉर सम रीजन, आपका जो अगला स्टेज है जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बॉडी पार्ट्स का है, वट एवर है, वो रुक गया, दिस मीन्स उसके पीछे जितनी गाड़ियां आ रही थी वो सब रुक गई, तो आपकी पूरी लाइन जैम पैक हो गई एंड देयर इज अ हॉल्ट इन प्रोडक्शन। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होते हैं तो किसी सप्लाई चेन वाले की जिंदगी जहन्नुम बना दी जाती है अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन रुक जाए या आपकी लेबर आइडल बैठी हो। उसको अगर आप में से कोई सप्लाई चेन में है और जॉब करता है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन मैनेजर, तो आप उसको आप सोच सकते हैं कि उसकी जिंदगी उसको घरों पे नींद भी नहीं आती है अगर प्रोडक्शन जो है वो रुक जाए। सो दिस इज व्हाट इफेक्टिव प्लानिंग डज। जब आपके पास फोरकास्टिंग आती है तो ये सारी चीजें प्लान करते हैं आपके प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाले। इस डिपार्टमेंट का नाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको प्लांट लॉजिस्टिक्स कहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्लानिंग कहते हैं, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कंट्रोलिंग कहते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग कहते हैं, whatever the name is, but this is what they does in a broad way. Of course there are other activities as well, ये मैंने आपको broad categories बताई। So next slide please। अच्छा, बाय द वे जो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज नो, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्योंकि मैं तो आपको बताता चला जाऊंगा। एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, चैट में ना डालें, आप माइक खोल के उसी वक्त सवाल पूछ लें। अच्छा, प्रोक्योरमेंट के अंदर जब मैंने आपको कहा कि आपकी एमपीएस बन गई, एमआरपी बन गई, तो आपकी प्रोक्योरमेंट एक्शन में आ जाती है। और जब प्रोक्योरमेंट एक्शन में आती है तो उसके अंदर भी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मैं बहुत क्विकली घुसूंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, 20 मिनट रह गए हमारे पास। उसके अंदर को लीड टाइम्स मैनेज कर रहे होते हैं। आपकी सारी प्रोडक्ट्स लोकली नहीं मिल रही होती है। आपके इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं जो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन के लीड टाइम्स पे आ रहे होते हैं। आपके इवन लोकल आइटम्स भी जो होते हैं उनके आपको लीड टाइम्स होते हैं क्योंकि जब सप्लाई वो रेडी स्टॉक रख के नहीं बैठ रहा होता। आप अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, आपने बड़े बड़े परचेज ऑर्डर्स दिए हुए होते हैं 6-6 महीने के, जो आपकी बड़ी डिमांड्स होती हैं। आपने उसको एक दफा 6 महीने का डिमांड दे दी और परचेज ऑर्डर दे दिया, कहा कि जी अब आप ये हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद, हर महीने ये हमें डिलीवर करते रहो, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। एक बड़ा परचेज ऑर्डर दे दिया।
कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, चीजें आउटसोर्स कर दी आपने बहुत सारी। ऑल्टरनेट सोर्सिंग के ऊपर आपका एक प्रोडक्ट काम कर रहा होता है, आप हमेशा एक सप्लायर के ऊपर जो है वो रिलायंस नहीं करते। सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक्विजिशंस आती हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से, आपका जो प्रोक्योरमेंट की टीम काम कर रही है, परचेसिंग की टीम काम कर रही है, उसमें कितनी देर लगाती है निगोशिएट करने में, कंपैरेटिव्स बनाने में, परचेज ऑर्डर कन्वर्ट करने में, उसके बाद एलसी अगर खुल रही है तो एलसी खोलने में कितना टाइम लगा रहे हैं। दिस इज ऑल ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। उसको आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं। निगोशिएट आप बल्क क्वांटिटीज को करके रखें। सप्लाई डे इवेंट होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे होता हो ना होता हो, लेकिन एटलीस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन और जिनमें अब तक मैंने कहा बड़ा रिलीजियसली फॉलो होता है कि इसमें सारे सप्लायर्स को इनवाइट किया जाता है, उनकी सुनी जाती है और अपनी सुनाई जाती है। ऑफ कोर्स अच्छे अल्फाज में कि उनको अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। हमें जो शिकायतें हैं या बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, प्लान्स के बारे में उनको अपडेट किया जाता है कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज आगे जाके क्या इन्वेस्टमेंट की है, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीजें सप्लाई डे इवेंट पे उनसे शेयर की जाती है। अच्छा, लीन के प्रोजेक्ट्स में आपको बता चुका हूँ। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी हर वक्त जारी रहनी चाहिए, कभी खत्म नहीं होती। 25 साल मुझे हो गए, पर लीन के ऊपर काम होता रहता है, इंप्रूवमेंट्स निकलती रहती हैं और आप उस पर काम करते रहते हैं। सेविंग के इनिशिएटिव्स होते हैं आपके। अगर आप मल्टीनेशनल पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी डिमांड्स को मर्ज करते हैं ग्लोबली, रीजनली। एक आइटम मैं खरीदता हूँ, एक्स मटेरियल खरीदता हूँ, वो मेरी भी डिमांड है, वो बांग्लादेश की भी डिमांड है, वो इंडिया की भी डिमांड है, और चाइना की भी है। उसका सप्लायर बैठा हुआ है यूरोप में, तो हम बोलते हैं कि जी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट 10 केजी है, लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो 500 केजी है। अब तो बताओ 500 केजी के क्या रेट दोगे? तो वो 10 केजी का रेट अलग होते हैं, 500 केजी का रेट अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप ग्लोबल रीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक छोटा सा डिफाइन करो एक्सपीरियंस क्या हुआ। ये था पास्ट में, when I was working for my previous organization, there was an international shortage of vitamin B9, which is folic acid. I think it's B9. Folic acid internationally short हो गया था for whatever reason, and there was a supplier in India who was willing to provide us folic acid. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जी हमारे ग्लोबली पूरी दुनिया में फॉलिक एसिड की कितनी डिमांड है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो हमने एस्टिमेट की कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हमने कहा कि जी पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉलिक एसिड, उसकी डिमांड 1 लाख केजी है। हमने उस सप्लायर से कहा तुम प्रोड्यूस कितना कर सकते हो साल में? उसने कहा कि जी मैं प्रोड्यूस करता हूँ 1.5 लाख प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हमने कहा कि जी तुम्हारी पूरी प्रोडक्शन हमने खरीद ली आज की तारीख में, अगला पूरा 1 साल हमारा, प्राइस दो। तो हमने वो प्राइसेस नेगोशिएट की, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी प्राइसेस नेगोशिएट की। अपना एक बंदा पोस्ट किया क्योंकि वो मैन्युफैक्चर इंडिया में था, तो हमने फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री एक बंदा उठाया और इंडिया में बैठा दिया। ऑफ कोर्स नॉट अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी वहां नहीं बैठ सकते। हमने कहा कि जी तुम उस प्रोडक्शन फ्लोर पे जाके बैठ जाओ एंड जस्ट इंश्योर दे आर प्रोड्यूसिंग द राइट क्वालिटी एंड द राइट स्टैंडर्ड्स। वो बंदा वहां पूरे साल बैठा रहा और पूरी क्वांटिटी साल की हमने ली एंड वी वर रिलैक्स। पूरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की परेशान थी, फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा था, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमने पूरे साल की प्रोडक्शन खरीद ली और हम उसको आराम से यूज करते रहे। सो दिस इज व्हाट ग्लोबल रीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर। लॉट साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी चीज को खरीद इस्तेमाल करते हैं 10 केजी, महीने के अंदर वो लॉट साइज ही 100 केजी का है, तो आप पूरे साल का कैरी करेंगे। अगर वो एक्सपेंसिव आइटम है तो देयर कुड बी एन इशू। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज, कैटलॉग, पेमेंट टर्म्स, फ्री डेज एट पोर्ट। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डेमरेज पड़ रहा होता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एसआरओ के बेनिफिट्स आपको लेने होते हैं ड्यूटीज के ऊपर। सप्लायर की कंटिन्यूस डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है लॉन्ग टर्म, और आपके सप्लायर बेस रिडक्शन, यानी आपके सप्लायर्स हो स्ट्रेटेजिक सप्लायर्स हो, आप बहुत ज्यादा सप्लायर्स भी नहीं रखते। दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ मैनेजिंग योर सप्लायर्स। सो होता ये है कि आपके टोटल परचेजिंग आर्टिकल्स मिसाल के तौर पे 1000 है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इज मोर देन 1000। आप हर महीने हर आइटम को निगोशिएट नहीं कर सकते, उनको प्री निगोशिएट करके आप पहले से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करके ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर देके बुक कर लेते हैं, और महीने के अंदर आपको गिनती के 2-4 आइटम्स होते हैं जिनको आपको मे बी निगोशिएट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज एवरीथिंग इज रेडी। अदरवाइज आपके लीड टाइम्स जो है वो कभी भी मैनेज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट शीट प्लीज। अच्छा जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आप और भी मैंने आपको जितने बताया कि जी आपको सप्लायर्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इन हाउस अरेंजमेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पार्क सुजुकी कभी गए हो तो पार्क सुजुकी ने अपने कुछ सप्लायर्स को अपने ही प्रेमिसेस में बैठाया हुआ है। मिसाल के तौर पर उनकी जो सीटें गाड़ियों की बनती हैं वो वहीं बैठा हुआ है, उन्हीं के प्रेमिसेस में बना रहा है, उन्हीं को दे रहा है।
तो आपके सारे लॉजिस्टिक्स के सारे टाइम जो है वो लीड टाइम्स वगैरह मैनेज हो रहे हैं, तो आपके इन हाउस अरेंजमेंट्स होते हैं। जीआईटी जस्ट इन टाइम पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान में हो भी नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, लेकिन जस्ट इन टाइम के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं कि जी आपको आज प्रोड्यूस करना है, आज की जो इन्वेंट्री है वो आपके पास कल मौजूद हो या आज सुबह मौजूद हो। ये जापान में टोयोटा में एक जमाने में होता था, आई डोंट नो अब होता है नहीं होता, तो वो वेंडर बेस्ड इन्वेंट्री होता है कि जी आपने उसको डिमांड दे दी, आपने कहा कि मुझे कल ये प्रोड्यूस करना है, तो उससे एक दिन पहले आपके पास वो माल मौजूद होना चाहिए। पार्शियली हम पाकिस्तान में भी इसको मैनेज कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन नॉट इन अ ट्रू सेंस के जी हम बेसिकली उसको डेली बेसिस पे करते हैं, हम वीकली बेसिस पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक पूरा साल का परचेज ऑर्डर दिया हुआ है और हमने उसको शेड्यूलिंग दे दी है कि एवरी वीकेंड हमारे पास ये क्वांटिटी डिलीवर हो जाए, तो सप्लायर इस तरीके से मैनेज कर रहा होता है, बट नॉट जस्ट इन टाइम। इसका जस्ट इन टाइम का मतलब ये नहीं होता कि वीक पहले, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है राइट जस्ट बिफोर द प्रोडक्शन। वेंडर मैनेज ट्रांसपोर्ट सेल्फ क्वालिटी कंट्रोल्स कितनी देर में रिलीज हो रही है, आपकी रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है या 100% टेस्टिंग की जरूरत है, मैंने आपको पहले बता दिया क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर ले रहे हैं, बैंक मैनेज पेमेंट्स कर रहे हैं, ओडी फैसिलिटी ले रहे हैं, ये सब आपके कैश को ऑप्टिमाइज करने के तरीके हैं। प्रोडक्ट कन्वर्जन टाइम आपका क्या है, कितनी देर में आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रेश प्रोडक्ट, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, उसकी एक अलग साइंस है। वेयरहाउस को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, बार कोडिंग होती है, रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, अनलोडिंग के टाइमिंग्स होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट इन पाकिस्तान, आई हैव सीन रोबोट्स काम कर रहे होते हैं वेयरहाउस के अंदर। आपने सामान रख दिया प्लेटफॉर्म पे, रोबोट्स को पता है इसको कहाँ रखना है, कहाँ से निकालना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारे काम रोबोट्स कर रहे होते हैं टू मिनिमाइज द टाइम एंड एक्सीडेंट्स। क्योंकि जब बंदे काम करते हैं तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स रोबोट्स के साथ भी होते हैं, लेकिन उनके चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन, आपके डेडिकेटेड मॉडल क्या होता है, ट्रिप बेस्ड मॉडल क्या होता है, क्रॉस डॉकिंग क्या होती है। अच्छा, डेडिकेटेड ट्रिप आपको पता है कि जब आपको जरूरत है आपने ट्रक मंगाया, माल भेज दिया। सॉरी, डेडिकेटेड होता है कि आपके पास अपने ट्रक है और जब आपको जरूरत है आपने ट्रक इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने सामान भेजा और ट्रक आपके पास खड़े हुए। ट्रिप बेस होता है जब आपको जरूरत हुई, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब मुझे सामान भेजना होगा लाहौर, एनीवेयर इन पाकिस्तान और एनीवेयर इन कराची, आपका रेट प्री डिसाइडेड है, आप उसको बोलेंगे ट्रक आएगा सामान ले जाएगा, इसको कहते हैं ट्रिप बेस। एक होती है क्रॉस डॉकिंग, और क्रॉस डॉकिंग के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों लाखों यूरोस की सेविंग की है पास में। होता है, इसको मैं ब्रीफली बस बताऊंगा। ब्रीफली बस होता ही है कि जी हम हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी कराची में, यहाँ से हमारी कोई तकरीबन 400 की करीब डिस्पैचेस होते हैं 20 फीट कंटेनर्स और कंटेनर्स में ऑल ओवर पाकिस्तान। अब वो तीनों सूबे आपके चारों सूबे शामिल हैं, पंजाब के पीछे गिलगित बल्तिस्तान हो गया आपका, ये बल्तिस्तान से सब। तो हमारी जो 400 की गाड़ियां निकलती थी उसमें हमारी एक एक्स कॉस्ट आती थी ट्रांसपोर्टेशन की टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से डील की, हमने कहा कि जी हमारी 60% ऑफ द सेल्स इज इन केपीके एंड इन पंजाब, और हमारे यहाँ से 400 में से 300 ट्रक जो है वो पंजाब के लिए निकलते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये 20 फीटर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है डिस्ट्रीब्यूटर वाइज वो इस तरीके की 20 फीट में आती है। हमने उनसे एक फैसिलिटी बनवाई, कंट्रोल्ड, एयर कंडीशन, क्लोज्ड, ऑल कैमरा, फुल्ली उसके अंदर सारे आपने सिस्टम्स लगाए ताकि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर इंश्योर कर सके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, क्वालिटी एग्रीमेंट्स किए, और हमने उनसे कहा कि जी हम यहाँ से 250-320 फीटर नहीं भेजेंगे, हम यहाँ से 50-40 फीटर भेजेंगे, और वो 40 फीटर जाके आपके क्रॉस डॉक फैसिलिटी पे खुलेंगे। वो खुलेंगे एक एंड से, उसके बीच में कोई ओपनिंग नहीं होगी, यानी इस कंटेनर का एक एंड उस पर खुलेगा, एक टनल होगा, वो टनल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, उसमें हर चीज लगी हुई है जो होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट का माल निकलेगा, उसके दूसरे एंड पे 20 फीटर लगे होंगे, और वो 20 फीटर छोटी छोटी गाड़ियां 10 फीटर जो भी बनते हैं वो आपके छोटे ट्रकों में ट्रांसफर होगा, और फिर वो आगे रवाना होंगे पंजाब के छोटे छोटे शहरों में और केपीके में। एंड बिलीव मी, वी सेव्ड more than couple of uh, uh, 100,000 of euros in this process। हमने बहुत बड़ी सेविंग की थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ये क्रॉस डॉकिंग होती है जो पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं क्रॉस डॉकिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अब मैंने आपको ब्रीफली प्रोसेसेस बता दिए। अब आप जब आप किसी प्रोडक्ट को
बनाने जाते हैं या सप्लाई करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अच्छी क्वालिटी मिल रही है, किस प्राइसेस पे मिल रही है, कौन अच्छे मैन्युफैक्चरर्स है, उसकी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कहाँ से आप आसानी से हासिल करना चाहते हैं, आपकी डिमांड आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपकी इन्वेंट्री स्टेटस क्या है, आपको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस पर अगर आपका कोई एक आइटम आप खरीद रहे हैं और वो पेट्रोलियम बेस्ड है और पेट्रोलियम बेस्ड आपको पता है कि प्राइसेस बड़ी बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं, तो आपको कितना आपको खतरा हो सकता है किसी भी चीज़ के, आपको कस्टमर सर्वे होने चाहिए, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के पता होना चाहिए कि जी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कब है, एक प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो इनिशियल स्टेज होती है, पीक होती है, देन इट कम्स डाउन, फिर आप उसमें कोई इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन के बाद आप उसको अगेन एक पंप देते हैं, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, इनके ऊपर बेसिकली आपको एक आखिर के जो 4-5 पॉइंट हैं जो इस कस्टमर सर्विस से लेके नीचे तक ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिसाल के तौर पे आप एक स्लम एरिया में जा रहे हैं और आप प्रोड्यूस करने बैठ गए हैं शॉर्ट स्कर्ट्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऑल्दो पाकिस्तान में शॉर्ट स्कर्ट्स इतने कॉमन नहीं है, लेट्स से जीन्स, लेडीज जीन्स, अगर आप लेडीज जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप एक स्लम एरिया में जाके उसके आउटलेट खोल लें तो आपकी वो प्रोडक्ट चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो लेडीज जीन्स है वो आपकी उन्हीं एरियाज में चलेंगी जहाँ पे उनकी डिमांड है, एंड यू नो वेदर दैट डेमोग्राफिक इज, उनके सोशल नॉर्म्स क्या है, वहाँ पे किस किस्म का है, वहाँ का एज ग्रुप क्या है, यंग लड़के बच्चे पहनते, लड़कियां पहनती हैं, मिडिल एज पहनती हैं, सारे बूढ़ी औरतें नहीं पहनती, नॉर्मली नहीं पहनती हैं जीन्स वगैरह, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, बाइंग बिहेवियर क्या है, वो महंगी चीजें खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी मेंटेन करनी होती है। आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी चीज भी नहीं बनाते कि जी आपको पता है कि जी इतना तो बाइंग पावर ही नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी चीजें बनाएंगे तो वो भी नहीं बिकेंगी। तो ये सब टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाते हैं, दैट काउंट्स कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन रन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब हर जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, उन सब के अपने अपने रिस्क होते हैं और उनकी सबकी एक रिस्क मैनेजमेंट होती है, और उन सारे प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है कि जी आप अपने डिस्ट्रप्शन प्रोसेसेस, कंट्रोल्स, ब्रेकडाउन्स को मैनेज कर रहे होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, कंट्रोल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके फुल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। आपके जितना ज्यादा आप अपने सप्लाई चेन के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं उतना बड़ा रिस्क होता है कि अगर किसी भी स्टेज पे आपका सप्लाई चेन का लिंक टूटा, सप्लायर, कोई एक्स सप्लायर बैंकरप्ट हो गया, योर सप्लाई चेन इज गॉन एंड दैट वाज द ओनली सप्लायर यू हैड, इट्स गॉन। अगर आप एक मटेरियल खरीद रहे हैं, उसी को इंटरनेशनल शॉर्टेज हो गई, और ये होता रहता है, और ये होता रहता है, कोई एक ऐसा इवेंट आ गया, आपका सप्लाई चेन गॉन। मिसाल के तौर पर पिछले साल पाकिस्तान में बहुत, पिछले साल तो नहीं सॉरी, जो इंडिया के साथ हमारा वाकया हुआ था थोड़े अर्से पहले, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई थी। आपके जो एपीआईज हैं वो इंडिया चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और बहुत सारे एपीआईज ऐसे होते हैं जो इंडिया ही बना रहे हैं। जब आपका आपका ट्रेड बैन लगा तो हम इंडिया से खरीद नहीं पा रहे थे, तो आपकी फार्मा घुटनों में बैठ गई थी गवर्नमेंट के जाके कि जी आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में शॉर्ट हो जाएंगी, खुदा का वास्ता इसको खोलें, तो फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल की इंपोर्ट इंडिया से खोली थी। तो इस पूरे चेन के ऊपर आपके रिलायंस, आपकी सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं? अच्छा, अब इस रिस्क को कम कैसे करेंगे? alternate sources बनाएंगे। If you are buying something from India, you have to have an alternate either from China or Europe or wherever in the world it is available, even if it is at a higher price. एक चीज $10 की इंडिया से मिल रही है, हमने $50 का उसका एक बैकअप बना के तैयार रखा हुआ है, हम उससे 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा है, जस्ट टू मेक श्योर के दे आर अवेलेबल व्हेन वी नीड। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। अगर आप थोड़े सप्लायर से काम कर रहे हैं तो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपको बता दिया, कराची शहर में कुछ नहीं पता कब हंगामे हो जाए, और आजकल तो हर जुम्मे वाला दिन जो है वो स्पेसिफिक है मुजाहिरों के लिए। नमाज के बाद फर्ज होता है कि कहीं ना कहीं मुजाहिरे होना, जुलूस निकलना, जलसे निकलना, तो वरना आपकी नमाजें कबूल नहीं होती। तो ये सब आपकी सिचुएशन होती है जिनपे आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके लॉजिस्टिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। वेंडर रिलायबिलिटी, किस किस्म की क्वालिटी आपको सप्लाई कर रहा है, पॉलिटिकल करेंसी डिवैल्यूएशन, ये सारे आपके सप्लाई के रिस्क है। ब्रीफली जो मैंने आपको बताया, आपकी प्राइसिंग को, आपकी कॉस्टिंग को, आपके प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये बहुत ब्रीफ है। there is a lot that needs to be controlled at every level। और अगर आप सप्लाई चेन को अपना ऐसा करियर लेना चाहते हैं, आई थिंक इन चीज है, it pays you well, you get paid very well, you get to travel a lot, you see the world, and
और दूसरी बात ये कि आप हमेशा जिंदा रहते हैं, आपकी जिंदगी एक टेबल एक खून पे नहीं गुजर रही होती, ऑलवेज इन एक्शन। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, इट्स अ थैंकलेस जॉब। आपने 1000 इन्वेंट्री मटेरियल्स में से 999 प्रोड्यूस ला के रख दिए, एक नहीं आया, प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर हॉल्ट हो गया, देन यू आर गॉन। इसका मतलब है उसी एक की वजह से सब कुछ हो गया। So it's a thankless job. So this is all from my side. Thank you very much. इस पूरे सेशन के अंदर मैं बोलता रहा, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया, तो आई अस्यूम या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, या सब कुछ मुझसे बेहतर सब पहले से जानते हैं। So if you have any question, I'm still available. You can ask me right now. कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेस कर लें, या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। I think if there is no question, आपका सेशन खत्म करें। नुमान भाई अवेलेबल है? मुस्तफ़ा ने हैंड रेस किया है, आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन हो। मुस्तफ़ा, कैन यू आस्क? हाँ जी, प्लीज। जी मुस्तफा साहब, अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट? आई थिंक म्यूट पे है, वो ज्यादा मेरा ख्याल। ओके, आई थिंक नहीं है कोई क्वेश्चन। इन्होंने भी हैंड रेस किया, लेकिन आई थिंक रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है सर, आपने कर ली, मतलब आपका टॉपिक ऑफ हो गया पूरा? या ठीक है सर, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, इतने अच्छे से आपने हर चीज़ को क्लियरिफाई किया, इतना अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया हर चीज़ को, सप्लाई चेन के ऊपर इतना अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दी। तो बहुत अच्छा और बहुत इंसाइटफुल सेशन था, बहुत नॉलेज और एक्सपर्टीज़ आपने अपनी शेयर की हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।